नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे कल। पहले मैच में भारत ने दर्ज की थी 10 विकेट से शानदार जीत। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंदा का शानदार प्रदर्शन जारी। FTX क्रिप्टो कप में लगातार चौथी जीत हासिल की। विश्व में 6 नंबर के खिलाड़ी लेवोन आरोनियन को हराया। डूरंड कप में आज FC गोवा और इंडियन एयरफोर्स के बीच ग्रुप ए का मैच जारी। वहीं ग्रुप डी के मैच में सुदेवा और केरला ब्लास्टर्स होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में मुंबई सिटी FC ने भारतीय नौसेना को 4-1 से हराया। और भारत की 20 वर्षीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने रचा इतिहास। UEFA महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी। खबर विस्तार से। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए 3 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले के हीरो भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और शिखर धवन रहे, जिन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई। शिखर धवन 81 और शुभमन गिल 82 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने अपने शुरुआती 4 विकेट महज 31 रन पर गंवा दिए। जिम्बाब्वे की लड़खड़ाती पारी को थोड़ा बहुत संभालने का काम टीम के कप्तान रेगिस चकाबवा ने किया, जिन्होंने 35 रन बनाए। हालांकि जिम्बाब्वे के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतर खेल दिखाया और टीम के स्कोर को 189 तक पहुंचाया। हालांकि भारतीय टीम ने ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे को भारत ने बड़ी आसानी से 10 विकेट से जीत लिया। इस जीत के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। KL राहुल की कप्तानी में ये भारतीय टीम की पहली जीत है। वहीं भारत ने लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल के अर्धशतकों की मदद से भारत ने जिम्बाब्वे को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैच की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त ले ली। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। KL राहुल की कप्तानी में यह भारतीय टीम की पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने 1 टेस्ट और 3 वनडे में भारतीय टीम की कमान संभाली थी। सभी में टीम को हार झेलनी पड़ी थी। जिम्बाब्वे पर इस जीत के साथ भारत ने किसी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत की जिम्बाब्वे पर वनडे में ये लगातार 13वीं जीत रही। यह किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ भारत का लगातार जीत का सबसे लंबा सिलसिला है। इससे पहले भारत ने साल 1988 से 2004 के बीच बांग्लादेश को लगातार 12 मैच में हराया था। अब टीम इंडिया के पास सीरीज के बाकी 2 मैच जीतकर यह संख्या 15 तक पहुंचाने का मौका है। शुभमन गिल और शिखर धवन ने इस मैच में 192 रन की नाबाद साझेदारी की और टीम इंडिया को 10 विकेट से जीत दिलाई। यह जोड़ी पिछले 4 मैच में 3 बार शतकीय साझेदारी कर चुकी है। भारत ने तीसरी बार जिम्बाब्वे के खिलाफ 10 विकेट से मैच जीता। यह वनडे क्रिकेट में 10 विकेट से मिली जीत में भारत की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी थी। इससे पहले 1998 में शारजाह में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बिना विकेट खोए दूसरी पारी में 197 रन बनाकर जीत हासिल की थी। उस मैच में तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने 197 रन जोड़े थे। इस बीच धवन ने अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ ही कई बड़े कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिए। धवन घर के बाहर सबसे ज्यादा 50 से अधिक रन बनाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सौरव गांगुली की बराबरी की। धवन और गांगुली के नाम बतौर सलामी बल्लेबाज भारत के बाहर 24 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस मामले में सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं। यही नहीं, धवन विदेश या न्यूट्रल वेन्यू पर सबसे ज्यादा 50 से अधिक का स्कोर बनाने वाले तीसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि अपने नाम की। इस मामले में सचिन पहले और गांगुली दूसरे पायदान पर हैं। फरवरी के बाद पहला मुकाबला खेल रहे दीपक चाहर ने
27 रन देकर 3 विकेट लिए। यह वनडे क्रिकेट में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है। 8 मैच में वे कुल 13 विकेट ले चुके हैं। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं ड्यूरेंट कप की। ड्यूरेंट कप में आज ग्रुप ए के मैच में एफसी गोवा का सामना इंडियन एयरफोर्स से हो रहा है। एफसी गोवा को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इंडियन एयरफोर्स का ये पहला मैच है। वहीं ग्रुप डी के मैच में आज सुदेवा और केरला ब्लास्टर्स आमने सामने होंगे। ड्यूरेंट कप के शुरुआती मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी ने भारतीय नौसेना को 4-1 से हरा दिया। मुकाबले की शुरुआत से दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ गोल की कोशिश करती रहीं, लेकिन पहली सफलता 43वें मिनट में भारतीय नौसेना को मिली। वहीं मुंबई सिटी के विक्रम प्रताप सिंह ने 49वें और ग्रेग स्टीवर्ट ने 65वें मिनट में गोल करते हुए बढ़त को दुगना कर दिया। इसके बाद लालियान जुवाला छांगटे ने 89वें और 91वें मिनट में गोल दागे। मुकाबले के आखिर तक भारतीय नौसेना गोल करने की कोशिश में दिखी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस प्रकार मुंबई सिटी एफसी इस मुकाबले को अपने नाम करने में सफल रही। भारत की 20 वर्षीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम की युवा स्ट्राइकर मनीषा कल्याण यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। उन्होंने साइप्रस में यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में अपोलो लेडीज एफसी के लिए पदार्पण किया। कल्याण साइप्रस की मेरिलेना जॉर्जियो की जगह 60 मिनट में मैदान में खेलने उतरी। अपोलो लेडीज एएफसी ने लातविया के शीर्ष क्लब एसएफके रीगा को 3-0 से हराया। कल्याण किसी विदेशी क्लब से करार करने वाली चौथी भारतीय महिला हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए और भारतीय महिला लीग में गोकुलम केरल के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्हें 2021-2022 में एआईएफएफ का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर भी चुना गया था। कतर में होने वाले फीफा विश्व कप से पहले आयोजकों ने प्रतियोगिता के लिए परिवहन व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान लगभग 1300 बसें 9 रूट पर चलाई गई। इसमें दोहा को स्टेडियम से जोड़ने की तैयारी की जांच की गई। इसके अलावा मेट्रो और ट्रैम लाइंस की तैयारियों की भी जांच की गई। फीफा ने गुरुवार को घोषणा की थी कि आयोजकों ने 2.45 मिलियन टिकट्स बेच दिए हैं। आधे से ज्यादा मिलियन टिकट 5 से 16 जुलाई के टिकट विंडो में बिके हैं। ये पहला विश्व कप होगा जो मिडिल ईस्ट में खेला जाएगा। इंग्लैंड की यूरो 2022 विजेता टीम की कोच सरीना वीकमैन और उनकी लीडिंग गोल स्कोरर बेथ मीट को यूएफा अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है। मीट के साथ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार की दौड़ में जर्मनी की लेना ओबरडॉर्फ और बलो डियोर विजेता एलेक्सिया पुटेलस भी शामिल हैं। जर्मनी की मार्टिना वोस टेक्लेनबर्ग और ओलंपिक लियो की चैंपियंस लीग विजेता कोच सोनिया बॉम्पेस्टर यूएफा वुमेन कोच ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए दौड़ में शामिल हैं। कोविड महामारी का असर दुनिया में हर क्षेत्र पर नजर आया। हालांकि 2020-2021 सीजन में यूरोप में फुटबॉल से होने वाली आय में 10% का इजाफा देखा गया है। हालांकि इस दौरान प्रशंसकों के स्टेडियम में आने पर प्रतिबंध भी देखने को मिला था। फुटबॉल फाइनेंस के सालाना रिव्यू में दर्शाया गया कि किस तरह इस इंडस्ट्री ने पूरे यूरोप महाद्वीप में 27.6 बिलियन यूरो की कुल कमाई की। बिग 5 में शामिल 5 बड़ी लीग इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस में आय में कुल 3% का इजाफा देखा गया। इटली की सेरिया में 23% का उछाल देखा गया। वहीं इंग्लैंड की प्रीमियर लीग 8% तक बढ़ी। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए FTX क्रिप्टो कप में लगातार चौथी जीत हासिल की। 17 वर्षीय प्रगनानंदा ने चौथे दौर के मुकाबले में विश्व में 6ठे नंबर के खिलाड़ी लेवोन आरोनियन को हराने में सफलता पाई। भारतीय खिलाड़ी ने इस मुकाबले को 3-1 से अपने नाम किया। चौथे दौर की समाप्ति के बाद प्रगनानंदा दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। इन दोनों के ही समान 12 अंक हैं,
लेवोन के खिलाफ प्रगनानंदा ने पहली बाजी जीतकर शानदार शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने तीसरी और चौथी बाजी जीतकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेवोन से पहले प्रगनानंदा ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी अलीरेजा फिरोजा, अनीश गिरी और हैंस नीमन को शिकस्त दी थी। दक्षिण कोरिया के चोंगवॉन में चल रहे WSPS विश्व कप में भारतीय पैरा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय पैरा निशानेबाजों ने कल 1 स्वर्ण पदक सहित 3 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। पैरा निशानेबाज राहुल जाखड़ ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने 25 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसके अलावा दिन के दूसरे मुकाबले में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने रजत पदक अपने नाम किया। अवनी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं पूजा अग्रवाल ने 25 मीटर पिस्टल के मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। और खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। अमेरिकी ओपन एकल चैंपियन को इस साल $26 लाख इनामी राशि मिलेगी। 29 अगस्त से शुरू हो रहे ग्रैंड स्लैम की कुल इनामी राशि पहली बार $6 करोड़ है। अमेरिकी टेनिस संघ ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्य ड्रॉ में प्रवेश करने पर खिलाड़ी को $80,000 मिलेंगे, जबकि दूसरे दौर में पहुंचने पर $1,21,000 दिए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वालों को $4,45,000 और सेमीफाइनल खेलने पर $7,05,000 मिलेंगे। उप विजेता को $13 लाख दिए जाएंगे। पिछली बार कुल इनामी राशि $5,75 लाख थी। लेब्रॉन जेम्स NBA इतिहास के सबसे महंगे बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। लॉस एंजलिस लेकर्स ने अगले 2 वर्ष 2024 से 2025 के लिए उनके साथ $773 करोड़ का करार किया है। किंग जेम्स के नाम से मशहूर लेब्रॉन अभी भी लेकर्स के साथ जुड़े हुए हैं और 4 साल पहले हुए उनके करार का यह अंतिम साल है। जेम्स जुलाई 2018 में लेकर्स के साथ जुड़े थे। नए करार के साथ यह तय हो गया है कि इस सत्र में चोटग्रस्त नहीं होने पर उन्हें $371 करोड़ मिलेंगे। उम्मीद की जा रही है कि जेम्स इन सर्दियों में NBA के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले करीम अब्दुल जब्बार को पीछे छोड़ देंगे। वे स्कोरिंग के मामले में अभी दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। 2019-2020 के सत्र में जेम्स पूरी तरह फिट थे। तब लेकर्स ने उस दौरान NBA का अपना 17वां खिताब जीता था। अमेरिका की मेडिसन कीज ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा श्वांतेक को हरा दिया है। कीज ने मुकाबले को सीधे सेट्स में 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन श्वांतेक ने जून में फ्रेंच ओपन जीतने के बाद से 4 टूर्नामेंट में अंतिम 16 से आगे प्रवेश नहीं किया है। विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर काबिज कीज की श्वांतेक के खिलाफ 6 मैच में ये पहली जीत है। अमेरिकी ओपन चैंपियन और 10वीं वरीयता प्राप्त एमा राडुकानु भी हारकर सिंसिनाटी ओपन से बाहर हो गई हैं। राडुकानु को जेसिका पेगुला ने हराने में सफलता पाई। जेसिका ने मुकाबले को 7-5, 6-4 से अपने नाम करके प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। मेदवेदेव ने अंतिम 16 के मुकाबले में कनाडा के डेनिस शापोवालोव को शिकस्त दी। 2019 के चैंपियन मेदवेदेव ने मुकाबले को सीधे सेट्स में 7-5, 7-5 से अपने नाम किया। अंतिम 8 में उनका सामना 11वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से होगा। महिला चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग दौर में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने बड़ी जीत हासिल की है। मैन सिटी ने कजाकिस्तान के क्लब टॉमिरिस तुरान को आसानी से 6-0 से हराने में सफलता पाई। मैन सिटी की तरफ से दोनों हाफ में 3-3 गोल देखने को मिले। खादिजा शॉ ने इंग्लिश क्लब की तरफ से 2 गोल किए। सिटी का सामना रविवार को स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड से होगा। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब वेस्ट हैम ने आसान जीत दर्ज की। कॉन्फ्रेंस लीग के क्वालिफाइंग दौर के पहले लेग के मुकाबले में वेस्ट हैम ने विबोग FC को 3-1 से शिकस्त दी। इसी सत्र में क्लब में शामिल होने वाले स्टॉर्मका ने वेस्ट हैम के लिए पहला गोल किया। वहीं बोमेन और एंटोनियो ने इंग्लिश टीम के लिए 1-1 गोल करने में सफलता पाई। दूसरे लेग का मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय पहलवान अंशु मलिक की नजर अब अगले साल होने वाले एशियन गेम्स और उसके बाद पेरिस ओलंपिक पर है।
अंशु, कॉमनवेल्थ खेलों में चोट के कारण कुछ परेशान दिखी, लेकिन अब वे पूरी मजबूती के साथ ही मैट पर उतरेंगी। अंशु से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली अंशु मलिक अब अपने आगे के करियर को किस तरह से नई ऊंचाइयां देने के लिए तैयार हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं। अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। पहला सवाल, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2021 की थी उसमें आपने सिल्वर मेडल जीता था। अब आगे किस तरह से आप अपने करियर को देख रही हैं? जी देखिए, नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स हैं और मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसमें ओलंपिक क्वालिफाई होगा और 2024 में ओलंपिक्स हैं। तो आगे का इसके बाद जो भी कोचेस प्रोग्राम बनाएंगे और उस पर काम करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। और इस बार की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको आप इंजरी इशू के चलते आप स्किप कर रही हैं, तो आपको लग रहा है कि इंजरी एक ऐसा इशू आपके लिए बनता जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक तरह की रुकावट जो है वो आपके परफॉर्मेंस में भी ला रहा है? जी देखिए, इंजरीज हैं वो हर एथलीट को होती रहती हैं, ये एक हमारी गेम का पार्ट है। तो अभी जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो अगर मैं स्किप करती हूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं रेडी हो जाऊँगी उस चीज़ के, क्योंकि इस चीज़ को मैं नेक्स्ट ईयर नहीं रख सकती कि हाँ मेरे को इंजरी थी इस वजह से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी 2-3 महीने हैं जिसमें मैं अपनी इंजरीज पे, अपने जो रिहैब पे काम कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप स्किप कर रही हूँ। आपने जैसे खुद बात की पिछले कॉम्पिटिशन्स की, तो अगर कॉमनवेल्थ गेम्स को उठा करके देखें तो जो फाइनल मैच था आपका नाइजीरिया की ओडुनायो के खिलाफ, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो डिफेंस है ओडुनायो का वो आप पे भारी पड़ा? जी देखिए, डिफेंस नहीं कहूँगी मैं, एक तो सीनियर एथलीट हैं और उनका 2016 रियो ओलंपिक्स में उनका मेडल है, लेकिन एक तरीके से अगर आप उनको देखोगे हमारी वेट कैटेगरी में 57 kg में, भले ही उनका टोक्यो में मेडल नहीं आया हो, लेकिन वो उस मेडल की दावेदार थी वहाँ पे। तो एक मैं अपने कारण बताऊंगी कि मेरे को इंजरी थी, उस वजह से मैं अपना जो अपर बॉडी वर्कआउट है वो इतना अच्छे से नहीं कर पाई, तो उस वजह से थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन आगे और कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ इस मैच में हुई हैं वो नेक्स्ट मैच में ना हो और रिजल्ट कुछ और हो। कोचेस को लेकर इस संबंध में आपसे बात हुई, किस तरह से अपनी इन कमियों पर आपको पार पाना है? हाँ जी, हम रेगुलर कैंप में थे और कैंप में कोचेस ने बहुत हेल्प की है इस चीज़ में। उन्होंने मेरी इंजरी को लेके भी सपोर्ट किया है, थोड़ा सा उसको भी कैसे बचा के करना है मेरे को उसको, और उससे कैसे मेरे को मतलब सामने वाला क्या अटैक करेगा उस पर मेरे को क्या काम करना है, तो काफ़ी हेल्प हुई वहाँ पे। अच्छा अंशु, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल ली है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लिए हैं, तो आपको लगता है कि जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन जब खेल लेते हैं और ओलंपिक भी आपने खेला हुआ है, तो इन सब का जो एक मेडल आए या ना आए, लेकिन जो एक्सपीरियंस काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक किसी भी खिलाड़ी के लिए मायने रखता है? हाँ जी बिल्कुल, जब आप कोई भी बड़ा गेम खेल गया आफ्टर ओलंपिक्स ही आप देखोगे कि मेरे में ही काफ़ी बदलाव आ गए हैं उस चीज़ को लेकर। जो एक मेंटलिटी थी कि हाँ सीनियर प्लेयर्स है या हम गेम्स में जा रहे हैं या पता नहीं क्या होगा, तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। और आपको मतलब मेरी वेट कैटेगरी में जितनी भी एथलीट्स हैं, मेरी 1-2 को ही छोड़ के बाकी सबके साथ मेरी बाउट हो चुकी हैं, और मेरे को पता है कि आज मैं मेरी वेट कैटेगरी में कहाँ स्टैंड करती हूँ और आगे मेरे को मतलब जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे को उन पे किस तरह का काम करना है। तो हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है डेफिनेटली, और आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अंशु, अब देश में खेलों को लेकर के जिस तरह का माहौल हुआ है, जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, हमने देखा है 2014 से जब से टॉप स्कीम आई, उसके बाद अब खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, लगातार खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस एक प्रयास को किस तरह से देखती हैं आप? जी डेफिनेटली, ये मतलब पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। ये क्योंकि हम तो न्यू जनरेशन है, हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारे से पहले जो जनरेशन थी वो काफ़ी अच्छे से बता सकती है इस चीज़ के बारे में। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया है कि मतलब पहले इतना सपोर्ट नहीं करते थे आपको, सरकार हो चाहे मतलब कोई भी हो, वो इतना स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं देते थे। मोदी जी ने हमें मतलब ना केवल जो मेडल जीत के आए हैं उनको, जो कॉमनवेल्थ लड़के भी आए हैं
उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और अपने घर पे बुलाया और इतना मतलब मान सम्मान दिया। और मतलब पहले कोई नहीं करता था, कोई भी आप किसी भी अभी भी कोई नहीं करे, किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आप देखोगे तो कोई नहीं बुलाता है एथलीट्स को ऐसे अपने घर पे और इतना इनविटेशन दे के और मतलब इतनी उससे बुलाते हैं। और अभी आप देखोगे कि साई में टॉप्स की स्कीम है, उसमें भी 2 कोर है, डेवलपमेंट है, जो कोर में है वो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं। आखिरी सवाल, पेरिस ओलंपिक को लेकर के क्या कुछ है दिमाग में? जी देखिए, टारगेट वही है, आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स और आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स अभी पेरिस ओलंपिक है और डेफिनेटली देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे और मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपने उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अंशु मलिक, जो बहुत साफ तरीके से इस बात को सामने रख रही हैं कि उनकी जो तैयारी है वो ओलंपिक को लेकर के है, लेकिन उससे पहले एशियन गेम्स और अगले साल होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर भी उनकी नज़र है। इसके साथ ही साथ वो इस बात को भी मानती हैं कि हर खिलाड़ी के लिए अपने को अभ्यास से जोड़े रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरामैन वेंकटेश के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, निडानी गांव, जींद। और यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत की भूमि की विदेशों में चर्चा थी। विजयनगर जैसा देश मैंने आज तक नहीं देखा पूरी दुनिया में। किंतु कई विदेशी ऐसे भी थे जो इस मिट्टी को गुलाम बनाना चाहते थे। कांचीपुरम, मदुराई और रामेश्वरम को कब लूटने जा रहे हो? वहाँ से हमारे लिए मंदिरों का चमचमाता हुआ सोना जरूर लेके आना। बड़ी दोड्डा संकाना नायक हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और गोवा की माटी से एक एक अत्याचारी पुर्तगाली को खदेड़ भगाना। देश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए हो रहे हैं अनूठे प्रयास। मछुआरे कंडल राजन पिछले 40 वर्षों से मैंग्रोव उगाने के मिशन पर हैं। तो डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने पराली में गोबर और ट्राइकोडर्मा मिलाकर ऐसी गोलियों का निर्माण किया है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनेगी। श्रीनगर के बिलाल अहमद ने बनाई ऐसी सोलर कार जो लग्जरी कारों को दे रही है टक्कर। तो मुंबई में वाटर पर्कोलेशन के लिए काम कर रहे हैं ट्री मैन सुभाजीत मुखर्जी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। के बाद स्वागत है और खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ताहिती प्रो सर्फिंग के क्वार्टर फाइनल्स की झलकियों के साथ। नमस्कार।